नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। देश में चुनाव के महासंग्राम का ऐलान हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। देश में 9 चरणों में मतदान होंगे, जो कि 7 अप्रैल से लेकर 12 मई तक होंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब 9 चरणों में चुनाव होने हैं। 2009 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार 9 चरणों में चुनाव होने हैं। इन 9 चरणों के चुनाव के बाद यानी 12 मई को आखिरी चरण का चुनाव होगा और 16 मई को वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी 16 मई को। आइए आपको बताते हैं किन राज्यों में किस तारीखों को चुनाव होने हैं। आपके राज्य में किस तारीख को चुनाव होना है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे 10 अप्रैल को चुनाव होगा, 16 मई को काउंटिंग होगी। दिल्ली की खासे मायनों में अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरह का प्रदर्शन करती है, देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 और 12 मई को वोटिंग होगी और 16 मई को काउंटिंग होगी। यानी नतीजे 16 मई को आएंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में। इसके अलावा बिहार की 40 सीटों पर 10, 17, 24, 30, 7 मई और 12 मई यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में उन्हीं तारीखों पर चुनाव होंगे। 16 मई को दोनों के नतीजे आएंगे। बिहार अपने आप में खास इसलिए क्योंकि जेडीयू और बीजेपी अब अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग 30 अप्रैल को होगी, नतीजे 16 मई को आएंगे। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को वोटिंग होगी, 16 मई को काउंटिंग होगी। राजस्थान अपने आप में खास इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी गुजरे हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी उस तरह के प्रदर्शन को बीजेपी दोहराएगी। इसके अलावा गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 13 अप्रैल को होगी वोटिंग, 16 मई को होगी काउंटिंग। सवाल यह कि क्या गुजरात की 26 की 26 सीट नरेंद्र मोदी जीतकर बीजेपी को देंगे। इसके अलावा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 10 अप्रैल को चुनाव होगा, नतीजे 16 मई को आएंगे। दिल्ली से सटा हरियाणा, दिल्ली में भी 10 अप्रैल को वोटिंग होगी और हरियाणा में भी 10 अप्रैल को ही मतदान होगा। इसके अलावा और भी राज्यों के चुनावों का ऐलान हुआ है किस दिन चुनाव होने। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 10, 17, 24 यानी 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने। महाराष्ट्र अपने आप में खास इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस और एनसीपी और क्या बीजेपी और शिवसेना का खेल बिगाड़ेगी एमएनएस। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 17, 24 और 30 अप्रैल, 7 और 12 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 16 मई को आएंगे। आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में किस दिन मतदान होना है, क्योंकि जरूर 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 7 अप्रैल, 17, 10 अप्रैल, 10, 17, 24, 30 और 7 और 12 को चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावी बिगुल बच चुका है। 9 चरणों में चुनाव होने हैं, 16 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन क्या उन नतीजों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में कब किस शहर में होना है मतदान। 10 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में होंगे। यानी 10 अप्रैल को आपको बता दें 10 अप्रैल को पहला चरण होगा यूपी का, फर्स्ट फेज यूपी का होगा। इस फर्स्ट फेज में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में वोटिंग होगी। 10 अप्रैल के बाद 17 तारीख को दूसरा चरण होगा। उस 17 तारीख के बाद 24, 30, 7 और 12। 10 अप्रैल को गाजियाबाद, जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं उनके लिए कि 10 अप्रैल को आपके क्षेत्र में चुनाव होंगे। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर 10 अप्रैल में ये 3-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और हैं जिसमें चुनाव होने हैं। इनमें गाजियाबाद है, गाजियाबाद से सांसद हैं राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष। इसके अलावा 24 अप्रैल को महाराष्ट्र के कल्याण, ठाणे और मुंबई में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 10, 17 और 24 को चुनाव होने, यानी 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कल्याण, ठाणे और मुंबई में चुनाव होने हैं। मुंबई के चुनाव अपने आप में खास इसलिए हैं कि इससे पहले राज ठाकरे
की पार्टी एमएनएस चुनाव लड़ी थी और 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 9 पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 चरणों में चुनाव होना है और महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी 3 चरणों में चुनाव होना है, 10, 17 और 24 को। हम शहर के हिसाब से आपको बता रहे हैं आपके शहर में कब वोटिंग होनी है। 24 अप्रैल को कल्याण, ठाणे और मुंबई में वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिलने जरूर गए थे और यह माना जा रहा था कि नितिन गडकरी ये चाह रहे हैं कि राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बन जाए, क्योंकि राज ठाकरे का जो पारंपरिक वोटर है वही वोटर शिवसेना का भी है और शिवसेना बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और राज ठाकरे शिवसेना के वोटों में सेंध लगाते हैं, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होता है। इसलिए नितिन गडकरी ये चाहते थे कि राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन साफ तौर पर अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अमित के पास चलेंगे। अमित, इस बार चुनाव में क्या खास देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 फेज में चुनाव होने जा रहा है। अब तक का मुझे लगता है सबसे बड़ा चुनाव है। 81 करोड़ लोग वोटर हैं। मुझे लगता है पूरे देश में, पूरे दुनिया में इतने बड़े इलेक्टोरल कहीं नहीं होंगे, इतने बड़े लेवल पे चुनाव कभी नहीं हो पा रहा है हुआ है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप देखें, 2 चीजों को लेकर बहुत कंसर्न जताया है इलेक्शन कमीशन ने। एक चीज उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी, मिसयूज ऑफ मनी जो है, और इसके अलावा ब्लैक मनी को लेकर बहुत कंसर्न है, किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर शपथ, उन्होंने खासतौर से कहा कि यूज ऑफ मनी पावर जो है वो कंसर्न है, ब्लैक मनी कंसर्न है। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर हर चीज की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी एक चीज जो आमतौर पर चुनाव के दौरान देखी जाती है कि नेता जो है बदजुबानी करते हैं, वो सीमाओं को लांघ जाते हैं और यहां तक बोल जाते हैं जिसे सुनाना या सुनना भी बहुत शर्मनाक होता है। इसको लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है कि वो सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज इस तरह से व्यवहार ना करें, क्योंकि पूरे देश का चुनाव है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अक्सर इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि बिना दांत के वो इलेक्शन कमीशन है, उनके पास कोई पावर नहीं है और इसीलिए कोई इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, कोई लगाम नहीं लगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कहा है कि कोई इंडियन पेनल कोड उनके पास नहीं है, कोई सीआरपीसी ऐसा लॉ के तहत वो नहीं है, वो आचार संहिता सिर्फ लगता है और उसमें वो एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि इस तरह से व्यवहार नहीं करें। तो इसीलिए आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारे नेताओं से आग्रह किया गया है कि इसकी गरिमा बनाई रखी जाए। आपस की जो मतभेद है उसको मतभेद को चुनाव के जरिए निपटाया जाए। कुछ चीजें हैं, कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे कि पहला बार नोटा का इस्तेमाल होने जा रहा है। जी अमित, आपके पास आएंगे। मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ से सलील खन्ना है। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि बेशक पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई कि एमएनएस को नितिन गडकरी अपने पाले में यानी एनडीए में लाना चाहते थे और शिवसेना ने साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन पिछले 2009 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 9 सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभावित किया था राज ठाकरे ने बीजेपी को। आगे आने वाली रणनीति को आप तारीखों के ऐलान के बाद किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पिछले 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब राज ठाकरे की पार्टी एक नई पार्टी बनकर उभरी थी और वोट कटुआ फैक्टर के नाम पर वो सामने आई और उसने 9 सीटों पर शिवसेना बीजेपी को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। इस बार भी कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को यही डर सता रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे इलाकों में शिवसेना बीजेपी की उम्मीदवार को मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिलने गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी वहां पर नाराज नजर आए। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जब शिवसेना सुप्रीमो जब जिंदा थे तब उन्होंने कहा था कि शिवसेना की तरफ से नरेंद्र मोदी पीएम के दावेदार नहीं होंगी बल्कि सुषमा स्वराज दावेदार होंगी। लेकिन बाला साहब के बाद जब एनडीए के नेताओं की बैठक हुई उद्धव के साथ, तब उद्धव ने एक ही बात पर हामी भरी थी नरेंद्र मोदी के नाम को कि इस एनडीए में राज ठाकरे को कभी भी जगह नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव होना है महाराष्ट्र में, 10, 17, 24। 10 तारीख को विदर्भ की 10 सीटों पर चुनाव होगा। उसके बाद 17 तारीख को उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र की 19 सीटों पर चुनाव होगा और तीसरे चरण में यानी 24 तारीख को मुंबई की 6, ठाणे, कल्याण इन सीटों पर, भिवंडी, पालघर इन सीटों पर चुनाव होगा। कहीं ना कहीं
इस बार राज ठाकरे कितना नुकसान पहुंचाते हैं शिवसेना बीजेपी को, इस पर शिवसेना और बीजेपी की जीत निर्भर है। क्या मोदी की हवा चलेगी या राज ठाकरे के वोट काटने से शिवसेना बीजेपी को नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे 16 मई को ही बता पाएंगे। आपके पास आएंगे सलील हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सलील, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा की बात आपसे करना चाहेंगे। पंजाब में क्या शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी और ज्यादा गेन करेगा? ऐसे इस तरह के समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। और खासतौर पर हरियाणा में यह कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगे, इसका असर पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर, या फिर लोग वोट देने से पहले खासतौर पर इस बात को जहन में रखेंगे कि सेंटर पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगे और इसका असर पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला? देखिए, अगर हम 2009 के चुनावों की बात करें तो हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की 28 सीटें हैं, जिनमें से अगर हम पंजाब की बात करें तो 13 सीटें जो पंजाब की हैं, उनमें से जो 8 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास थी और श्रोमणी अकाली दल और जो बीजेपी है उनके पास जो बाकी सीटें थी वो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के पास थी। लेकिन इस समय जिस तरह से पूरे देश में नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही है और इस समय जैसे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही मेन दो पार्टियां होती थी, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी जो पंजाब में और चंडीगढ़ और हरियाणा में पूरे तौर पर जो अपने कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं वो भी उतर आई है। इसका बहुत बड़ा असर जो है इस बार देखने को मिलेगा। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो 2009 में कांग्रेस पार्टी के पास 10 में से 9 सीटें जो थी वो कांग्रेस के पास थी। सिर्फ एक सीट हरियाणा जनहित कांग्रेस के भजन लाल ने जीती थी और उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के पास वो सीट थी। लेकिन अब अगर हम 2014 की बात करते हैं तो हरियाणा जनहित कांग्रेस और जो बीजेपी है अलायंस हरियाणा में हो चुका है। और जैसे अभय चौटाला जो इनेलो के हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर इनेलो के जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ हो जाता है तो हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर चंडीगढ़ की बात करें, एक ही सीट है जिसमें यहां पर अभी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कोई भी सीट अनाउंस नहीं की गई है। हालांकि सिटिंग एमपी जो है वो पवन कुमार बंसल है और सविता भट्टी जो कि जसपाल भट्टी कॉमेडियन की पत्नी है, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर हो सकता है। आपके पास आएंगे सलील जी, सलील आपके पास आएंगे। हम मध्य प्रदेश चलेंगे, शिवराज की गढ़ में। मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रवीण दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रवीण, मध्य प्रदेश में 10, 17, 24 अप्रैल को चुनाव होने हैं। अभी हमने विधानसभा चुनाव देखे हैं। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, लोकसभा चुनाव में उस तरह वैसे ही नतीजे रिपीट होंगे? क्योंकि एक बात और याद दिलाना चाहेंगे कि 2004 में जब चुनाव हुए थे तब भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन था, लेकिन 2004 बीजेपी हार गई थी। प्रवीण, अक्सर ये ऐसा होता है मध्य प्रदेश में कि विधानसभा में जिस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता है, लोकसभा में थोड़ा सा जो वोटर है वो शिफ्ट होता है। हालांकि इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा फायदा यहाँ मध्य प्रदेश में होगा नहीं। जो 3 चरणों में जिनमें चुनाव है उनमें जो पहला वोटिंग है 10 तारीख को वो कमलनाथ के इलाके में है, माने महाकौशल में है। खुद उनकी सीट भी है छिंदवाड़ा और भोपाल है। थोड़ी दिक्कत हो सकता है कि सुषमा स्वराज को विदिशा में आए, हालांकि इतनी नहीं आएगी कि उन्हें हारना पड़े, लेकिन उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि शिवराज ने वहां से चुनाव जीतने के बाद और वो सीट छोड़ दी तो लोग वहां नाराज हैं। तो ये कह सकते हैं कि 29 सीटों में मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन भाजपा फायदे में से दिखती है कांग्रेस की तुलना में। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका है जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर आ रही है। खंडवा से उन्होंने अपना प्रत्याशी। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे पहले तो सवाल लेना बनता है दिल्ली से। आपके पास आएंगे प्रवीण। दिल्ली से हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये एक दोबारा एक अग्नि परीक्षा जैसा है कि दिल्ली के लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए मोह भंग हुआ है या फिर और ज्यादा विश्वास बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है ये, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उनकी सरकार बनी, किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में 28 सीटें पाएंगी। इसके बाद दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि हो हंगामे के बीच जो सरकार चली नहीं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। खूब ड्रामा भी चला, हाई वोल्टेज ड्रामा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि तो क्या वो जो टेम्पो बना हुआ था, जो आम आदमी पार्टी का जो एक क्रेज बना था, अरविंद केजरीवाल क्रेज था, वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? सबसे बड़ी बात की अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उस पूरे एपिसोड के बाद जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका ग्राफ बढ़ा है और इसीलिए
थे, उसी को भुनाने के लिए वो पूरे देश में जा रहे हैं। आज वो गुजरात में है, वहां पर वो नरेंद्र मोदी के जो दावे हैं गुजरात मॉडल का जो विकास की बात है उसको जांचने पर रखने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे आप देखिए कि सीधे सीधे वो बड़े नेताओं के सामने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, चाहे गडकरी हो चाहे कपिल सिब्बल हो। उन्होंने खुद एक तरह से उनकी पार्टी से कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी बाहर लड़ते हैं, बनारस लड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल लड़ सकते हैं। तो अपने आप को वो सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ लड़ाई में डालना चाहते हैं कि उन्हें भी एक स्ट्रेटेजी के तहत उनको पता है कि अगर वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो अभी सिर्फ शुरुआती दौर में है तो शायद उस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस रफ्तार से एक साल के भीतर एक मुकाम हासिल किए थे, क्या इस चुनाव में वो बरकरार रहता है, क्या वो ये उसको आगे बढ़ते हैं? अमित जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में जो टेम्पो नजर आया था वही क्रेज आम आदमी पार्टी का अभी भी नजर आता है? ये बड़ा सवाल है। बिहार की हम बात करेंगे। बिहार में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई को होने हैं चुनाव। 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और नतीजे 16 मई को आएंगे। बिहार में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। वजह साफ है, बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को फायदा होगा बिहार में और जेडीयू और बीजेपी को नुकसान होने वाला है? हम शहरों में बताते हैं किस शहर में कब मतदान होंगे। खासतौर पर बिहार में 10 अप्रैल को सासाराम, औरंगाबाद, गया और नवादा। आपको बताएं, औरंगाबाद से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार केरल के राज्यपाल, जिनकी जगह शीला दीक्षित को भेजा गया है। 17 अप्रैल को मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र में चुनाव होंगे। हम आपके शहरों में, बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपके शहर में किस दिन चुनाव होना है बता रहे हैं। 17 अप्रैल को आरा, बक्सर और जहानाबाद में 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए 24 अप्रैल को चुनाव होंगे सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार में। 6 चरणों में बिहार में भी चुनाव होंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो तारीखें हैं वही तारीखें बिहार की भी हैं, लेकिन हर शहर की अलग अलग है। 24 अप्रैल को ही पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव होंगे। तो ये बिहार में इस तरह से चुनाव होने 6 चरणों में 10, 17, 24, 30, 7 और 12 मई को चुनाव होने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 चरणों में होंगे चुनाव।